स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए कुछ जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसमें ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हैं। ये आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर भी आएंगे और करंट अफेयर्स के अंदर भी आएंगे। काफ़ी दिनों से जीके के क्वेश्चंस के लिए बच्चे कह रहे थे, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये 20 क्वेश्चन लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो आपको ट्राई करना है इसके बाद, और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The idea of concurrent list in Indian Constitution is taken from the Constitution of। तो जो concurrent list है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए है? आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान। करेक्ट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ शेड्यूल इज कंसर्न्ड विद फ्रॉम लैंग्वेजेस, बी पार्टीशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फ्रॉम द जुडिशियल एरिया ऑफ द स्टेट, फ्रॉम पंचायत राज। मतलब सेवंथ शेड्यूल जो है वो किससे कंसर्न्ड है? इसका करेक्ट आंसर है पार्टीशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब कि सेंटर हमारा और स्टेट किस तरह से पावर शेयरिंग करेगा, मतलब किसके लिए कौन मतलब रूल्स वगैरह बनाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नॉट टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या नहीं लिया गया है? पार्लियामेंट्री रूल, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और कैबिनेट सिस्टम। करेक्ट आंसर इसका है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नहीं लिए गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी नल ड्यूरिंग द नेशनल असेंबली। नेशनल एमरजेंसी, मतलब कौन सा जो आर्टिकल था वो नहीं नल किया गया था नेशनल इमरजेंसी के टाइम में? ए आर्टिकल 1418, आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 2021, आर्टिकल 29 और 30। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, अब आपको एक काम और करना है, इन आर्टिकल्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि कौन सा आर्टिकल जो है किस चीज़ के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है, मतलब थोड़ा सा गूगल कर लेना है इसके बारे में, क्योंकि जीके का मतलब ये है कि आप अगर कोई एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे रिलेटेड आइटम, मतलब उससे रिलेटेड थोड़ा सा मटेरियल आप पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आगे पीछे इसी तरह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Via which of the following amendment the term socialist was inserted in the preamble of Indian Constitution? तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें सोशलिस्ट को ऐड कर दिया गया था इंडियन प्रीएम्बल, मतलब इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है उसमें? प्रीएम्बल किसे कहते हैं? जो फर्स्ट पेज पर होता है। ठीक है, 38th अमेंडमेंट एक्ट, 42th अमेंडमेंट एक्ट, 49th और 52। तो इसका जो आंसर है वो है बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सोशलिस्ट के साथ दो टर्म और इंक्लूड की गई थी, वो आपको मुझे सर्च करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी दो टर्म और थी जो ऐड करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो कितने होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर लोकसभा के अंदर? इसका करेक्ट आंसर है सी 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? ए सचिंदर सिन्हा, बी एन राव, सी एच एन होनजुरु, डी वी एन मेनन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर जो थे उस टाइम वो थे बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द हाईएस्ट गुड ऑफ इंडियन सिटीजन। मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है इंडियन सिटीजन के लिए? ए फंडामेंटल राइट्स, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी लॉज या डी प्रीएम्बल। तो करेक्ट आंसर जो है इसका है फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लेज डाउन द प्रोविजन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। मतलब नेशनल कमीशन जो है SC ST के लिए वो कौन सा आर्टिकल था? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 338। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कितने शेड्यूल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? 22, 17, 97 और 12। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 12 शेड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 20 नवंबर 1950 और 20 जनवरी 1949। सो करेक्ट आंसर इज ए, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी लोकसभा, सी लोकसभा एंड राज्यसभा, डी यूनियन कैबिनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर हुज डायरेक्ट सुपरविजन इज लोकसभा सेक्रेटरीट जो है वो किसके सुपरविजन के अंदर होती है? ए कैबिनेट सेक्रेटरी, बी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर होता है, जो लोकसभा का सेक्रेटरीट है जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कुछ मेंबर जो होता है ना वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर। जो राज्यसभा होती है ना उसमें कुछ मेंबर तो वैसे नॉमिनेट होकर आते हैं, मतलब जो हमारे विधायक जो होते हैं स्टेट के वो नॉमिनेट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जो पर्टिकुलर कैटेगरीज से होते हैं। ठीक है, तो उनका जो नंबर होता है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका है बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज द लोअर हाउस। लोअर हाउस कौन सा कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। करेक्ट आंसर इज लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 17, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय द पीपल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा। तो शेड्यूल कास्ट की कितनी सीट जो है वो रिजर्व है लोकसभा के अंदर? 59, 79, 89 और 99। करेक्ट आंसर इज 79 सीट रिजर्व्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन लास्ट सेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड लोकसभा एंड रिकॉलिंग द लोकसभा। मतलब कितना ड्यूरेशन हो सकता है मैक्सिमम, जब कोई लोकसभा जो है वो उसका पीरियड ओवर हो गया है तो उसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो कितना है ये बताना है। 2 मंथ है, 4 मंथ, 5 मंथ और 6 मंथ। करेक्ट आंसर इसका है मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ तक ये पीरियड चल सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब कौन सा आर्टिकल जो कहता है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए इंडिया के अंदर? आर्टिकल 124, आर्टिकल 342, आर्टिकल 324, आर्टिकल 115। तो करेक्ट आंसर इसका है आर्टिकल 324 जो कहता है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन आर्टिकल्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना है। ठीक है, तो आपको अगर ये इस तरह से जीके क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये इसके आंसर की है, तो आंसर्स भी आप मैच कर सकते हैं बाद में। और इसकी मैं पीडीएफ आंसर के साथ लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो के, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इसका जनरल नॉलेज क्वेश्चन उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें जो मैंने नोबेल प्राइज़ 2020 और कुछ क्वेश्चंस इसमें बेसिक क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ के ऊपर, जो चलो देखते हैं क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवार्डेड? 1901, 1893, 1895 और 1898। तो आंसर इसका है ए, 1901 फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉन द नोबेल प्राइज़
2020 in literature? बॉब डेन, काजू इशिगो, पीटर हेनरिक, लुइस। तो करेक्ट आंसर इसका है डी, लॉइस। लिटरेचर में 2020 का नोबेल प्राइज किसने जीता था? ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉगटन एंड चार्ल्स एम राइस वॉन द नोबेल प्राइज 2020 इन विच फील्ड? तो इनमें से कौन सी फील्ड में इनको मिला है इन तीनों को? ठीक है, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस प्राइज और इकोनॉमिक साइंस। तो करेक्ट आंसर इसका है फिजियोलॉजी और मेडिसिन, मतलब इन तीनों ने जो है अवार्ड को शेयर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग? ए जॉर्ज स्मिथ, फ्रांस आर्नोल्ड एंड जॉर्ज विंटर। मतलब इनमें से कौन सा ग्रुप था जिसको इस फील्ड में मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एम्यूनियल कारपेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2020? तो जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि कई सारे लोगों को मिला है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, जेम्स पेबल, माइकल मेयर एंड डाइडर क्यूलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन ए नोबेल प्राइज? मतलब कौन सी वुमेन थी जिन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था? तो देखिए ये एक तरह से जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन हो गया है। तो ए मदर टेरेसा, बी शिरलिन इबादी, सी मैरी क्यूरी और डी एलिजाबेथ एच ब्लैकबर्न। तो करेक्ट आंसर इसका है सी, मैरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यंगेस्ट लॉरेट हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014? 2014 में नोबेल पीस प्राइज कौन थी वो सबसे यंगेस्ट जिसे मिला है? ए मलाला यूसुफजई, बी आर्थर ऑक्सिन, सी जेम्स पी एलिसन और डी योशिनोरी यसुमी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द नोबेल प्राइज कैटेगरी एट द टाइम ऑफ नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड? तो जब नोबेल प्राइज़ को स्टार्ट किया गया था उस टाइम कौन सी, इन चारों में से कौन सी फील्ड थी जिसको नोबेल पीस प्राइज़ में इंक्लूड नहीं किया गया था? ए मेडिसिन, बी इकोनॉमिक्स, सी फिजिक्स, डी लिटरेचर। तो करेक्ट आंसर इसका है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को उस टाइम नहीं ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फिजिसिस्ट हैज़ नॉट रिसीव्ड इन नोबेल प्राइज येट? मतलब इनमें से किसको अभी तक नहीं मिला है, मतलब ये फिजिसिस्ट जो है तो काफ़ी फेमस। ए एल्बर्ट आइंस्टाइन, बी फर्मी, सी स्टीफन हॉकिंग्स, डी शोजी नाकामोरा। तो करेक्ट आंसर इसका है स्टीफन हॉकिंग्स, इन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर इन नोबेल प्राइज? देखिए जो नोबेल प्राइज़ जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, मतलब कि एक प्राइज़ 2-3 लोगों को मिले, लेकिन मैक्सिमम उसकी लिमिट है तो वो बतानी है, 4, 3, 2 या 6। तो करेक्ट आंसर इसका है 3, मतलब मैक्सिमम 3 लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डज द फॉर्मर नोबेल प्राइज सेरेमनी टेक प्लेस एवरी ईयर? किस डेट को होती है मतलब एवरी ईयर? 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 10 जनवरी, 10 नवंबर। तो करेक्ट आंसर इसका है ए, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल पीस प्राइज 2020 हैज़ बीन अवार्डेड टू? ए इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, बी अबी अहमद अली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और जुआन मैनुअल सेंटोस। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जो 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। और एक और चीज़ बता सकते हैं आप, अगर
2019 की बात करें तो अभी अहमद अली को मिला है, जो ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रशेखर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स। करेक्ट आंसर इसका है फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द नोबेल लॉरेट हु हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ट्वाइस। किसको, कौन से नोबेल लॉरेट थे जिन्हें 2 बार मिला है फिजिक्स के लिए? बॉब डेन, अगस्टिन न्यूटन, जॉन बार्डेन और हिरोशिमा अमानो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर है डी, हिरोशी अमानो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इन हुज मेमोरी नोबेल प्राइज इज अवार्डेड? ए एमिनेट नोबेल, जी जेनन नोबेल, सी स्टुअर्ट नोबेल एंड डी एल्फ्रेड नोबेल। तो करेक्ट आंसर है डी एल्फ्रेड नोबेल। तो इन क्वेश्चन से लगभग आपके अगर नोबेल प्राइज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है वो लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे आंसर की भी इंक्लूड कर दी है, आंसर्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैंने 2020 और 2019 के नोबेल प्राइज़ उनकी फील्ड, किस फील्ड में मिला है और किस कंट्रीब्यूशन की वजह से मिला है, इसकी एक टेबल बना दी है। तो इसको भी आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। और मतलब इसी चीज़ से बाहर तो कभी क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं इसमें अगर, तो ठीक है, तो ये एक बार इसको देख सकते हैं। ये 2020 की है और ये 2019 की है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस जीके का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जिसमें स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जीके और जनरल अवेयर्स दोनों में इंक्लूड हो जाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू वायलेट आईसीसी स्लाइवा बैन रूल? इनमें से किस क्रिकेटर ने जो है ना आईसीसी का जो स्लाइवा बैन जो रूल है उसको वायलेट किया है? ठीक है, जॉफर आर्चर, डॉम सिबली, स्टुअर्ट ब्रॉड, क्रिस वोक्स। तो करेक्ट आंसर इसका है बी, डॉम सिबली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक काम कर सकते हैं आप, ये स्लाइवा बैन रूल है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हैज़ अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू इंश्योर जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन इट्स काउंसिल? इनमें से कौन सी इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है जिसने प्रपोज किया है जेंडर रिप्रेजेंटेशन काउंसिल के अंदर? WA, BWF, FIH और ISSF। तो इसका करेक्ट आंसर है BWF। इसमें आपको ये करना है, इस क्वेश्चन में ये जो चारों ऑप्शंस की जो फेडरेशंस हैं इनके बारे में देखना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वेयर द विंटर ओलंपिक गेम 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? साउथ कोरिया, कनाडा, रशिया और चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बीजिंग, चाइना। चाइना में ऑर्गेनाइज्ड होंगे 2022 के विंटर ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द US ओपन मेंस टाइटल 2020? इनमें से कौन है US ओपन का विनर टेनिस प्लेयर? रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक डिजोविक, डोमिनिक थीम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच नेशन विल बी होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2020? इंडिया, जापान, मलेशिया एंड चाइना। इनमें से कौन है जो एशिया बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2020 का होस्ट है? करेक्ट आंसर इसका है इंडिया। ठीक है, चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया में हो रहा है ना, तो इम्पोर्टेंट इस वजह से ये हो जाएगा। विच इंडियन क्रिकेटर गॉट लॉरेस स्पोर्ट्स मूवमेंट ऑनर? MS धोनी, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर। तो करेक्ट आंसर इसका है डी, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 7, बंटिंग, डायमंड एंड आंट रबर आर द टर्म एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ? मतलब ये तीनों जो टर्म है कौन से गेम में यूज़ होती हैं? फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल। जैसे कि डक होता है ना, वो जो बैट
क्रिकेट में यूज़ होते हैं, मतलब जब बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता है, उसी तरह ये टर्म जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बेसबॉल। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब कि कोई एक टर्म दे देगा कि किस गेम से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी द 2028 समर ओलंपिक गेम विल बी ऑर्गेनाइज्ड? जो समर में ओलंपिक गेम्स जो हैं 2028 में कहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस और लॉस एंजलिस। करेक्ट आंसर इसका है लॉस एंजलिस। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्लिंस्ड द ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? ए इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, डी इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए टीम ऑफ ए वॉलीबॉल? वॉलीबॉल की टीम में कितने प्लेयर होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। करेक्ट आंसर है इसका 6। क्वेश्चन नंबर 11, देवधर ट्रॉफी इज़ ए प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट ऑफ। देवधर ट्रॉफी जो है वो एक टूर्नामेंट होता है जिसमें देवधर ट्रॉफी मिलती है, वो किस गेम से एसोसिएटेड है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। करेक्ट आंसर इज बी, क्रिकेट। इसमें आपको ये देखना है कि इस साल जो है 2020 में, या जो लास्ट हुआ है सबसे रिसेंट, उसमें कौन जीता है देवधर ट्रॉफी। ठीक है, ये आपको सर्च करना है खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम इमर्जेस चैंपियन ऑफ ए फीफा अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2019? मतलब फीफा अंडर-17 की जो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2019 का है, वो कौन चैंपियन बना उसका? अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राज़ील और स्पेन। करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला ग्राउंड? फिरोज शाह कोटला जो ग्राउंड है वो किसके नाम, उसका मतलब जो न्यू नेम है वो क्या है? ए अरुण जेटली स्टेडियम, बी शीला दीक्षित स्टेडियम, सी गौतम गंभीर स्टेडियम, डी अजीत वानखेड़ा स्टेडियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए अरुण जेटली स्टेडियम। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड या फिर अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर सिचुएटेड है, मतलब कौन से सिटी में और कौन से स्टेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पैरा एथलेटिक हु वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020? MS रानी, श्री पुरुषोत्तम राय, श्री मरियप्पा टी, MS दूतेचंद। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में पैरा एथलेटिक्स में कौन जीता है रिसेंटली? क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर है करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हेड ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020? जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है उसका कौन, मतलब हेड कौन है इस टाइम? फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और बॉक्सर वेंकटेशन देवनार्जन, फॉर्मर टेबल टेनिस प्लेयर मोनालिसा बुरा मेहता। तो करेक्ट आंसर इसका है बी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर इन इंडिया? मतलब कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जो उनके बर्थडे को? ए मेजर ध्यानचंद, बी PT उषा, सी सचिन तेंदुलकर, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका मेजर ध्यानचंद सिंह। अब आपको मुझे ये बताना है इसमें कि मेजर ध्यानचंद जो हैं वो कौन सी गेम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रेसलर हु हैज़ वॉन द अर्जुना अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020? कौन सा रेसलर जो हैं जिनको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 मिला है? श्री संदीप, श्री मनीष नरवाल, बोथ एंड बी, या फिर नाइदर A एंड B। करेक्ट आंसर इसका है डी, इनमें से किसी को भी नहीं मिला है। तो आपको ये सर्च करना है कि किसे मिला है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ मैनी टाइम्स इंडिया हैज़ इमर्जेड एज अ विनर इन द मलेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंस इट बिगेन इन 2019? कितनी बार इंडिया ने मलेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीता है जब से वो स्टार्ट हुआ है 2009 से?
तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 19, वेड ऑम्सबे हु वॉन द हांगकांग ओपन टाइटल फॉर सेकेंड टाइम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो हांगकांग टाइटल में ये बंदा जो है उसने टाइटल को 2 बार जीता है, वो किस गेम से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन, टेनिस, रेसिंग या फिर गोल्फ? करेक्ट आंसर इसका है गोल्फ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2020? ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी कर्नाटका? करेक्ट आंसर इसका है बी महाराष्ट्र। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के लिए, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 20 है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं इसमें आंसर की भी आपको नीचे अटैच कर दूंगा, ये आप आंसर की है। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे बनाऊँ मैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तो जनरल नॉलेज का पार्ट 4 लेके आया हूँ, इसमें मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर 20 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप पहली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें पहले, जिससे कि मैं और जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केम इनटू इफेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो ए 17 नवंबर 2016, 22 नवंबर 2016, 17 दिसंबर 2016 और 22 दिसंबर 2016। करेक्ट आंसर इसका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज? एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 lakh, फ्री LPG सिलेंडर टू द BPL फैमिलीज फॉर 1 month, फ्री पल्सेस फॉर नेक्स्ट 3 months अंडर PM गरीब कल्याण अन्न योजना, बोथ ए एंड सी। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज था उसमें क्या चीज़ इंक्लूड थी, मतलब गरीबों को क्या चीज़ दिया गया था उसमें? इसका करेक्ट आंसर है डी। एक तो उसमें इंश्योरेंस कवर था 50 लाख का, प्लस उसमें फ्री पल्सेस दी गई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कलेक्ट द जियो टैग्ड डेटा ऑन हाईली कॉन्टेजियस कोविड-19? कौन सा ऐप था जो कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? आरोग्य सेतु ऐप, सहयोग ऐप, भीम ऐप और नन ऑफ दी अबव? करेक्ट आंसर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल्स फॉर बैंकिंग सर्विस? बैंकिंग सर्विस से जोड़ने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, वो कौन सी स्कीम थी? ए PM जन धन योजना, बी मेक इन इंडिया, सी स्किल इंडिया मिशन, डी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो करेक्ट आंसर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अर्लियर वाज नोन एज? क्या मतलब उसकी जो ओल्ड नेम क्या था? द नेशनल रूरल एक्ट, द नेशनल अर्बन एक्ट, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इट वाज पास्ड ऑन 7 सितंबर 2005 और नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इसका है सी, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PM गरीब कल्याण योजना हुज वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 20 रुपीज़? गरीब कल्याण योजना के अंदर किस चीज़ की वेजेस को इंक्रीज़ करा गया था 20 रुपीज़? तो उसमें देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि कितने रुपए से इंक्रीज़ किया गया था, तो 20। तो कौन सी स्कीम थी ये बताना है इसमें, मनरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो करेक्ट आंसर इसका है मनरेगा। मनरेगा के अंडर वेजेस में 20 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ था। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये जो चारों स्कीम है इनके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री किसान योजना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड हाउ मच मनी टू द फार्मर ड्यूरिंग लॉकडाउन? लॉकडाउन के टाइम जो प्रधानमंत्री किसान योजना है कितने रुपए प्रोवाइड कर रही है किसानों को?
A 500, B 1000, C 1500, D 2000। करेक्ट आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, देखिए कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है PMJDY क्या है। प्रोवाइड एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज, किस फाइनेंशियल सर्विसेज के को एक्सेस करने के लिए ये स्कीम है। पेंशंस, क्रेडिट्स, बैंकिंग, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट और ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इस सब चीज़ों के लिए था, इन पेंशंस के लिए भी, क्रेडिट के लिए, बैंकिंग सर्विस के लिए, मतलब जो हमारा जो गरीब जनता है, मतलब जो पुअर पुअर क्लास है, वो इन सब स्कीम्स की हेल्प से इन सब क्या कहते हैं इनको, इनका बेनिफिट उठा सके इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू रिगार्डिंग आरोग्य सेतु ऐप। It uses GPS and Bluetooth feature of a smartphone to track the infection. Arogya Setu is a COVID-19 tracking app. The government has launched the app in 11 different languages, or all the above are correct. तो इनमें से क्या क्या चीज़ जो है वो आरोग्य सेतु ऐप से कनेक्टेड है। तो करेक्ट आंसर इसका है डी, ये सारी चीज़। उसमें ब्लूटूथ से इन्फेक्टेड पीपल को ट्रैक भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द अपना अपना यूरिया सोना उगले ब्रांड ऑफ हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL was recently launched by which union minister? रामविलास पासवान, DV संदागोवड़े, हरीशमरत कौर बादल और हर्षवर्धन। मत ये जो चीज़ है ये किसने, मतलब कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर इसका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना विच प्रोवाइड एन एनुअल असिस्टेंस ऑफ 6000 टू द नीडी फैमिलीज। ए उड़ीसा, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। करेक्ट आंसर इसका है बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया इज टू द पार्टनर विद विच कंट्री इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पूर्वोदय स्कीम। पूर्वोदय स्कीम में इंडिया ने कौन सी कंट्री से पार्टनरशिप की है। फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। करेक्ट आंसर इसका है सी, जापान से। क्वेश्चन नंबर 13, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम सी किरण IPRF एंड विज्ञान ज्योति आर द स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। मतलब ये वाली जो स्कीम है विज्ञान ज्योति और किरण IPR, ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट आंसर इसका है बी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं दोनों स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन कॉल्ड स्टे होम इंडिया विद बुक्स टू इनकरेज पीपल टू स्टे होम एमिड द COVID-19 पैंडेमिक। COVID-19 पैंडेमिक के अंदर मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये कैंपेन चलाई थी, स्टे होम इंडिया विद बुक्स। नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका है ए, नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, COVID-19 is a mobile application launched by which Indian state to enable the truck driver to transport essential good in the state। देखिए जब COVID-19 चल रहा था ना तो उस टाइम ट्रक ड्राइवर्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो सप्लाई कर रहे थे ना फूड उनको प्रॉब्लम, तो उनके लिए COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the objective of the covid19.odisha.gov.in portal launched by the Odisha in tracking the crisis of faced due to COVID-19। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो वेबसाइट उड़ीसा ने लॉन्च की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की थी, covid19.odisha.gov.in। प्रोवाइड एन ऑफिशियल डेटा ऑन द पॉजिटिव केसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर, रजिस्ट्रेशन फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्रोवाइड टेल मेडिसिन फैसिलिटीज़।
करेक्ट आंसर इसका है बी, रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामित्व स्कीम विच was seen news recently is a new initiative of which union ministry? ये जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म देखनी है आप तो, एक तो आपको ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड लेबर। ये ऑप्शन डी इस यहाँ पे रब हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर एमएसपी और एमईपी स्कीम्स? मतलब कौन सी एजेंसी है जो एमएसपी डिसाइड करती है? एमएसपी जो होती है वो होता है जो फार्मर्स की जो पल्सेस या उनकी जो क्रॉप्स बेची जाती है वो किस प्राइस पर बेची जाती है, उसकी कौन सी एजेंसी होती है जो इसे मतलब इम्प्लीमेंट करती है? तो करेक्ट आंसर इसका है ए, TRIFED। इसकी फुल फॉर्म भी देखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग टू इम्प्लीमेंट डिजिटल दिशा प्रोग्राम? नीति आयोग के साथ किसने कोलैबोरेट किया है डिजिटल दिशा प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी अमेजन और डी एडोब। करेक्ट आंसर इसका है डी, एडोब के साथ नीति आयोग ने कोलैब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्कूल विल बी कवर्ड अंडर द डिजिटल दिशा प्रोग्राम? कितने स्कूल को कवर किया गया है डिजिटल दिशा प्रोग्राम के अंदर? इसका करेक्ट आंसर है 100 स्कूल को कवर किया गया है। ठीक है, तो इसके 20 क्वेश्चन हो गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मैंने आंसर की भी ज्वाइन कर दिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने जो लास्ट की 3 वीडियोज़ डाली उसमें लोग बस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये आंसर किए मैं इसकी PDF भी अटैच कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कंटेंट बता सकते हैं आप। नॉलेज का पार्ट 6 शुरू करते हैं, जिसमें हमने टॉपिक लिया है वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेस्ट रिमूवल सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए एथेंस, बी लाहौर, सी पेरिस, डी लंदन। करेक्ट ऑप्शन इसका है एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब द टर्म म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट? इनमें से कौन सी टर्म है जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर इंक्लूड होती है? टॉक्सिक, बी हैजार्डियस, सी नॉन टॉक्सिक, डी नॉन हैजार्डियस। करेक्ट ऑप्शन इज डी नॉन हैजार्डियस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल प्लास्टिक्स? प्लास्टिक को रिसाइकल करना क्यों डिफ़िकल्ट है? ऑप्शन ए इट इज़ वेरी हार्ड, ऑप्शन बी इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस, ऑप्शन सी इट इज़ एडहेसिव, ऑप्शन नंबर डी इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजिन्स। करेक्ट ऑप्शन इज डी, इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजिन्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल? ए बर्निंग, बी डिस्पोजल, सी रिसाइकलिंग, डी सोर्स रिडक्शन। इंडिविजुअल लेवल पर कौन सी प्रोसेस को हम फॉलो कर सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज डी सोर्स रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज रिसाइकल्ड पेपर बैंड फॉर यूज़ इन फूड कंटेनर? जो रिसाइकल्ड पेपर है वो फूड कंटेनर में क्यों यूज़ नहीं होता, वो बैंड क्यों है? बिकॉज इट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्पेस, बिकॉज इट क्रिएट कंटामिनेशन, बिकॉज पेपर can be used only one time, because paper is very thick and can't cover the food container. Correct option is B, because it creates contamination. Question number 6, which of the following plants are used as a waste management plan? Waste management plan कौन सा यूज़ होता है? Plan for reuse, plan for integration, plan for recycling, plan for reducing. तो correct option is B, the integrated plan. इसमें रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिडक्शन तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज? जो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ सॉलिड वेस्ट का किस में डिकम्पोज होता है? बाय द फ्लो ऑफ वाटर, बाय द सोयल पार्टिकल्स, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय ऑक्सीडेशन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following wastes are called the municipal solid waste MSW? Food waste, wood pieces, plastic cans, D all of the above. Correct option is D.
All of the above are in the municipal solid waste. Question number 9. Which process of burning municipal solid waste under suitable temperature and condition in a specific furnace is called? जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है वो सुटेबल कंडीशन के अंदर स्पेसिफिक फर्नेस के अंदर क्या कहलाता है उसे? लैंडफिल, इनकिनरेशन, रिसाइकलिंग और वर्मी कंपोजिटिंग. करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंसिनरेशन. क्वेश्चन नंबर 10. द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज. जो सॉलिड वेस्ट है उसको बर्निंग क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं? इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस, इट रिक्वायर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट कॉज सेवरल इन्वायरमेंटल इश्यूज. करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है इन्वायरमेंट, क्योंकि स्टबल बर्निंग होती है जो नेबरिंग स्टेट्स हैं. इसी वजह से सॉलिड वेस्ट को बर्न करना रिकमेंडेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11. When the organic matter present in the sanitary landfill decomposes, it generates. जो ऑर्गेनिक मैटर है सैनिटरी लैंडफिल्स में डिकम्पोज होता है वो कौन सी गैस जनरेट करता है? मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज ए, मीथेन जनरेट करता है वो. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मैथड यूज टू डंप द सॉलिड वेस्ट. जो ओल्डेस्ट है और मोस्ट कॉमन मेथड है जो सॉलिड वेस्ट को डंप करने का? रिवर, बी ओशंस, सी लैंडफिल, डी नन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज लैंडफिल. लैंडफिलिंग जो होती है ना वो बहुत ही पुराना मेथड है और मोस्ट कॉमन भी है. क्वेश्चन नंबर 13. द डिस्पोजेबल वेस्ट कंटेन सॉलिड, स्लरीज, लिक्विड्स, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. जो डिस्पोजेबल है वो तीनों चीज़ रखता है, सॉलिड भी, स्लरीज भी, लिक्विड भी. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए, द वेस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस बिकम द इनपुट फॉर अनदर प्रोसेस. जो वेस्ट होता है एक प्रोसेस का वो इनपुट होता है अनदर प्रोसेस का. करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है इसमें से. ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड टू कंजप्शन एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ वेस्ट. ये भी करेक्ट है. कुछ ना कोई प्रोसेस किसी भी तरह का वेस्ट प्रोड्यूस करती है. जैसे कि हम अगर चिप्स जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. हमारी जो व्हीकल्स हैं वो दूसरे तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो हर कोई ना कोई तरीका वेस्ट प्रोड्यूस करता ही है. देयर इज़ ए नो रियल वेस्ट इन नेचर. रियल वेस्ट, हाँ मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो एक प्रोसेस का वेस्ट है वो दूसरी प्रोसेस का इनपुट हो सकता है. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रियल वेस्ट इन नेचर. तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ बेटर फॉर सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम. इनमें से कौन सा मेथड है सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम के लिए? रिसाइकलिंग, बी लैंडफिलिंग, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नॉन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज है रिसाइकलिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्लास्टिक वेस्ट. जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट इज़ यूज टू मेक कंपोजिट्स, इट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये तो करेक्ट है. टॉक्सिक फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्नड. ये भी करेक्ट है. तो हमें इनकरेक्ट बताना है तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा फिर, क्योंकि हमें उसमें इनकरेक्ट बताना है. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स. इनमें से कौन सा जो है वो रिसाइकल्ड होता है मैनी टाइम्स? वुड, बी प्लास्टिक, सी एल्यूमिनियम. ऑप्शन जो है वो सी है, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम को रिसाइकल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल वेस्ट. जो लैंडफिल वेस्ट है उससे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी नेचुरल गैस, ऑप्शन सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है लैंडफिल से जो है वो बायोगैस प्रोड्यूस होती है. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट. जो ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है. सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड ऑफ वेस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज एट द सोर्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ऑल ऑफ द अबव. तो आपको इसमें पता है कि सेपरेशन ऑफ द ईच काइंड ऑफ वेस्ट ये भी होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में.
सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज एट सोर्स ये भी होता है, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मेन कंपोनेंट आर देयर इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट में। इसका ऑप्शन है 2, 3, 7 और 11। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 3 होते हैं। इसकी आंसर की भी मैंने इंक्लूड कर दी है, ये 1 से लेकर 6 तक और ये 7 से लेकर 20 तक। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा टॉपिक हम इंक्लूड करें वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपना जीके का पार्ट 7 करते हैं, जिसमें मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसके ऊपर हम पहले उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी इसके बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के भी काफ़ी चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अप्रूव्ड किसने करी है? यूनियन कैबिनेट ने, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। द एम ऑफ द पॉलिसी इज़ टू पे वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन द स्कूल एंड हायर एजुकेशन इन द सिस्टम। अब देखिए, इस पॉइंट से एक चीज़ हमें पता चली है कि यूनियन कैबिनेट का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है वो हमारा यूनियन कैबिनेट का चेयरमैन भी होता है। ठीक है। और इस पॉलिसी की जो एम क्या है? हमें ट्रांसफॉर्म लाना है किसमें? स्कूलिंग सिस्टम में और अपने हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। आई होप कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 विल रिप्लेस द 34-year-old नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE, जो हमारी पहले थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का। उसके बाद अब 34 ईयर बाद उसके अंदर रिफॉर्म करा है, जिसको नाम अब क्या दे दिया गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। The 10+2 school curriculum will be replaced by 5+3+3+4 curriculum structure। मतलब जो हमारा अब जो करंट सिस्टम है उसमें क्या है कि हमारी 10th को एक अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है, फिर 10th के बाद 11th 12th को एक अलग कैटेगरी में, क्योंकि 10th तक हम सब कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे 11th 12th में स्पेसिफिकेशन हो जाती है, जैसे साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट साइड हो जाती है। तो इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाएगा 5+3+3+4, जिसमें हमारी जो एज लिमिट्स होगी वो 3 to 8 आएगा 5 में, 8 to 11, फिर 11 to 14, 14 to 18। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेशनल कैरिकुलम एंड फीडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विल बी डेवलप्ड बाय NCERT फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एज अप टू 8 years। दिस फ्रेमवर्क विल बी डिलीवर्ड थ्रू आंगनवाड़ीज़ एंड प्री स्कूलिंग विद ट्रेंड टीचर एंड वर्कर्स। इसमें जो है, जो अर्ली चाइल्डहुड मतलब स्कूलिंग स्टार्ट होने से पहले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करा जाएगा, जिसको कौन तैयार करेगा? NCERT, जिसमें हमारी ट्रेनिंग कौन देंगे? आंगनवाड़ीज़। नेक्स्ट पॉइंट है, द NEP फोकसेस ऑन डिलीवरी ऑफ द एजुकेशन इन द मदर टंग एंड द रीजनल लैंग्वेज एटलीस्ट टिल द ग्रेड ऑफ 5 बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड। मतलब ये है कि इसमें जो बेसिक एजुकेशन जो होगी, मतलब 5th क्लास तक जो होगी, उसमें मदर टंग जो भी होगी, मतलब जिस रीजन में, जैसे कि हमारे साउथ में जैसे कहीं कन्नड़ बोली जाती है तो उनकी 5th तक एजुकेशन कन्नड़ में होगी, और या फिर उनकी मदर टंग, या जैसे कि यहाँ आपकी हिंदी है नॉर्थ इंडिया की, तो हिंदी में होगी, प्लस एक इंग्लिश को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बेसिकली मतलब उनकी मदर टंग में अगर वो करना चाहते हैं तो मदर टंग में भी अवेलेबिलिटी होगी 5th स्टैंडर्ड तक या फिर 8th स्टैंडर्ड तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज़ टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स अर्नड फ्रॉम द डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सो दैट दीज कैन बी ट्रांसफर्ड एंड काउंटेड टूवर्ड द फाइनल डिग्री। इसका मतलब है ये आपका एक बैंक क्रेडिट्स की तरह, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है उसी की तरह एक एकेडमिक क्रेडिट बन जाएगा। जैसे कि आपने कहीं एडमिशन लिया है किसी BSc की डिग्री के अंदर या BA की डिग्री के अंदर, तो आप अगर 1 साल के बाद उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, कुछ और आपके लिए
काम आ जाता है तो आप उसे ड्रॉप कर देते हैं एक 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद, तो आपको वहाँ पर जो उसके क्रेडिट्स होंगे उस ईयर में जितना आपने वर्क किया होगा उसके हिसाब से आपको क्रेडिट मिल जाएंगे 1 ईयर के, और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। और अब आप कुछ साल बाद भी अगर वापस लौट के उस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको वापस दोबारा से उसमें पार्ट नहीं लेना होगा, आप फिर सेकंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरह से आपका ये एकेडमिक क्रेडिट्स स्टोर हो जाएगा, मतलब वो लॉस नहीं हो रहा है। अब सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद अगर छोड़ दिया है और फिर आप बाद में आते तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता था। जैसे कि कोई बीटेक है, 4 ईयर का कोर्स है, अगर वो बंदा 3 साल बाद छोड़ देता है तो उसे वापस से 3 साल दोबारा से करने पड़ेंगे। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो पॉलिसी होगी उसमें ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है वो आगे आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ at par with IITs IIM to be set up as a models as a best multidisciplinary education of global standard in the country। जो इस टाइम जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे IITs IIMs जो हैं वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम चला रही है। उसका मतलब क्या है कि अगर आप एक डिपार्टमेंट में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है तो आपके पास कुछ चॉइसेस होंगी कि आप दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। मान लेते हैं आपने कोई एक बीएससी इन केमिस्ट्री में एडमिशन लिया है तो आपके पास चॉइस होगी कि एक सब्जेक्ट आप म्यूज़िक भी ले सकते हैं, आप आर्ट्स का भी ले सकते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम होगा। तो ये जो सिस्टम है ये प्रेजेंटली आईआईटीज़ और आईएम फॉलो कर रही हैं। तो ये और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी इनको कहा जाएगा कि वो भी इस चीज़ को स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल सेटअप एज ए सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। एक नया हायर कमीशन बनेगा, ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा जिसके अंदर सारे बॉडीज़ आएंगी। अब जो अलग अलग बॉडीज़ हैं, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कोई किसी के अंडर आती है, तो उनका एक पर्टिकुलर एक बन जाएगा उनका हायर एजुकेशन कमीशन। लेकिन उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, मतलब इन दोनों सिस्टम को रिमूव कर दिया गया है, वो उनका अपना सेपरेट होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में किस चीज़ को एक्सक्लूड करा गया है, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को। लास्ट पॉइंट देखते हैं, न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर PAR प्रकाश परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेट एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। एक कमेटी या फिर एक असेसमेंट बॉडी बनाई जाएगी जो सबका एनालाइज करेगी कि इंस्टीट्यूट किस तरह से वर्क करे, उनका असेसमेंट करेगी। तो इसमें प्रकाश की जो फुल फॉर्म है आपको पता होना चाहिए कि इसमें परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स याद होंगे तो उसके बेसिस पे हम ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच of whom committee for evaluation of new education policy submitted its reports in May 2016। ये जो हमारी पॉलिसी आई है 2020, ये एक्चुअल में एक जो कमेटी बनी थी 2016 में उसके बेसिस पर है। तो वो पूछ रहे हैं कि उनका चेयरमैन कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम। तो इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमेटी फॉर द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। डॉक्टर विवेक देबराय, विवेक पंडित, KM सोनी और डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है D। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, वो है कमेटी फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, जो 2016 में बनी थी, उसके कौन है TSR सुब्रमण्यम। और जो कमेटी फॉर द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो अब आई है उसके कौन है D, डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम द प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय विच ईयर। मतलब जो हमारे प्री स्कूलिंग से स्टूडेंट कंप्लीट करके जाएंगे उनका जो हायर सेकेंडरी लेवल में जो उनका इनरोलमेंट होगा वो 100% करने का टारगेट रखा है। कब, 2023 से 2025, 2027 या फिर 2030 से। तो ये जो टारगेट रखा गया है ये 2030 तक रखा गया है कि
जो प्री स्कूलिंग करेंगे वो सेकेंडरी में भी रजिस्ट्रेशन करें अपना। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NMM स्टैंड्स फॉर। NMM किस पे स्टैंड कर, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, न्यू मल्टीडिसिप्लिनरी मिशन और नेट मार्केट मार्कर। इसका करेक्ट ऑप्शन है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI that will act as a single overarching umbrella body for entire higher education does not include which education sector। जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा वो उसके अंदर कौन कौन सी हायर एजुकेशन की बॉडीज़ को इंक्लूड करा गया है? किसको इसमें पूछा है? डज नॉट इंक्लूड, किसको नहीं करा गया है? तो ए मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, बी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सी लीगल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग, डी मैनेजमेंट एंड मेडिकल। तो ये हमने ऊपर पॉइंट्स में भी देखा था, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन NEP 2020। NEP 2020 में इनमें से किस चीज़ को मेंशन नहीं करा गया है? जेंडर इंक्लूजन फंड, बाल भवन। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन NEP 2020? जेंडर इंक्लूजन फंड, बाल भवनास, सामाजिक सेंटर केंद्र, जोनल टैलेंट हंट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है वो इन चारों में से कौन सी जो चीज़ है जिसको इंक्लूड नहीं करा गया है? इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है जोनल टैलेंट हंट, ये नहीं करा गया है। अब आपको इसमें ये करना है, ये जो तीनों पॉइंट हैं जेंडर इंक्लूजन फंड, बाल भवन और सामाजिक सेंटर केंद्र, इनके बारे में देख लेना है कि क्या क्या हैं ये, ठीक है। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करना है। जब आप गूगल खुद से करते हैं या फिर खुद कुछ ढूंढते हैं तो आपको और अच्छे से याद होता है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को आपको खुद से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रकाश विल बी सेट अप एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। व्हाट डज लेटर आर स्टैंड्स फॉर प्रकाश? मैंने कहा था ना, इसमें आपको फुल फॉर्म देख लेनी है इसकी प्रकाश की। तो आर किस पे स्टैंड करता है? रिवाइज, रेशनल, रिव्यू एंड रिवाइवल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सी, रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2021 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT, AICTE, IITs एंड NITs और NCTE। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NCERT, ये भी हमने ऊपर पॉइंट्स में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम विच ग्रेड दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप। इसमें लिखा है, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें बताया गया है कि इंटर्नशिप जो लोग अब मतलब कॉलेज लेवल पे करते हैं उनको अब स्टार्ट कर दिया जाएगा स्कूल लेवल पे। तो ये पूछा गया है कि किस लेवल से स्टार्ट करा गया है? ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 6 और ग्रेड 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेड 6, मतलब 6 क्लास से ही बच्चों को इस तरह से इंटर्नशिप कराई जाएगी, मतलब कहीं विजिट कराया जाएगा या फिर जो जिस तरह की चीज़ें वो पढ़ रहे हैं उस तरह की उनकी इंडस्ट्री या फिर कोई मतलब उससे रिलेटेड उनको काम कराया जाएगा। जैसे कि उन्हें अगर कोई कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है तो कंप्यूटर से रिलेटेड उन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल कैरिकुलम इज रिप्लेस्ड बाय विच कैरिकुलम स्ट्रक्चर? इनमें से किसको रिप्लेस करा गया है? 10+2 को किससे रिप्लेस करा गया है? तो ये भी हमने ऊपर पॉइंट्स में देख लिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 5+3+3+4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन अंडर ग्रेजुएट स्ट्रीम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली? देखिए इसमें वो जो मैं आपको ऊपर पॉइंट बता रहा था कि इसमें एक पॉइंट रह गया है, वो इस चीज़ के ऊपर पूछा गया है कि इसमें जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाली सिचुएशन होगी। तो देखिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई 4 ईयर का कोर्स लिया है तो आप 1 ईयर के बाद भी छोड़ सकते हैं, 2 ईयर के बाद भी छोड़ सकते हैं, और ऐसे ही अगर आपने 2 ईयर के बाद छोड़ा तो आप 2nd ईयर के बाद मतलब 3rd ईयर में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री हो जाएगी उसमें कोर्स में और मल्टीपल एग्जिट हो जाएगा। अब इसमें ये एक चीज़ कही गई है कि अगर आपकी जैसे 4 ईयर का कोर्स है
या फिर आपने जैसे आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, तो ग्रेजुएशन में अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी एक डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है, पीएचडीज़ के लिए जाना है, तो अगर आप 4 ईयर की कर लेंगे तो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें ये कंडीशन कही गई है कि 4 ईयर का अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप डायरेक्ट रिसर्च में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको और याद रखना है। अब देखते हैं इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। वन सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, ये भी सही है, 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर, ये भी सही है, एडवांस डिप्लोमा मिलेगा आपको 2 ईयर के बाद। 3 बैचलर्स डिग्री आफ्टर 3 ईयर, ये भी सही है। 4 बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर, तो ये गलत है। आपको बैचलर की डिग्री 3 साल बाद मिल जाएगी, लेकिन आपको 4 साल बाद रिसर्च के लिए एलिजिबल भी हो जाएगी, मतलब एज ए रिसर्चर आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो 4 ईयर का है, ना कि 5 ईयर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे और अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन देना कि क्या वीडियो बनानी चाहिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपने जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के पार्ट 8 शुरू करते हैं, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और फिर उसके बेसिस पे एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसके बेसिस पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे हमें काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए वो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, गंगा आमंत्रण अभियान इज़ a unique open water rafting and kayaking expedition on the Ganga River to create awareness about water conservation. The Ganga आमंत्रण अभियान is launched by जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो ये गंगा आमंत्रण अभियान जो है, ये एक तरह से रिवर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए है। जो गंगा रिवर राफ्टिंग होती है, जिसके ऊपर हम किसी हाई साइड से रिवर के नीचे आते हैं, मतलब एक बोट के थ्रू। तो ये जो गंगा आमंत्रण अभियान है, उसके अंदर ये किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड द गंगा आमंत्रण अभियान? ए जल शक्ति मिनिस्ट्री, बी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो देखिए, ऊपर वाले पॉइंट से क्लियरली हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करंटली देयर आर 189 मेंबर्स ऑफ द IMF। जो प्रेजेंट में 189 मेंबर हैं IMF के। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC अमेरिका, USA में। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ IMF इज़ इंग्लिश। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3-4 क्वेश्चन एक तरह से कवर किए हैं। करंटली देयर आर 189 मेंबर्स, IMF की फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो IMF के रिलेटेड करेक्ट है? IMF हैज़ 164 मेंबर्स। तो देखिए 184 मेंबर्स हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। 189 मेंबर्स हैं, ये तो रॉन्ग हो गया, पॉइंट 1। ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश, ऑप्शन 2, ये सही हो गया। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो देखिए ये भी रॉन्ग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IMF का? वाशिंगटन DC में। तो अब इन्होंने पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट जो होता है वर्ल्ड बैंक का, वही उसका हेड भी होता है। डेविड माल्पास इज ए इनक्यूम्ब्रेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। प्रेजेंटली जो है वो डेविड माल्पास हैं उसके प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। ही इज़ ऑन द पोस्ट ऑफ अप्रैल 9, 2019। अप्रैल 9 से हैं। डेविड हैज़ रिप्लेस किम। तो उनसे पहले कौन थे यहाँ के प्रेसिडेंट? जिम योंग
किम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। हु इज द करंट चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? ए डोनाल्ड टस्क, बी डेविड माल्पास, सी क्रिश्चियन लेग्रैंड, डी जिम योंग किम। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया ना इसका, डेविड माल्पास। अगर वो पूछता फॉर्मर कौन है तो जिम योंग किम हो जाता। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस आर द कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्सेस एंड वेल्थ टैक्स। देखिए जो टैक्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, तो उसमें से जो एक टाइप का टैक्स है उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन सा आता है? कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। ठीक है, इनकम पर हमें जो टैक्स लग रहा है, और कॉर्पोरेट क्या होता है जैसे कि जो कंपनीज होती हैं, और वेल्थ मतलब हमारे पास जितना एसेट्स हैं, एसेट्स किसे कहते हैं मतलब हमारे पास संपत्ति कितनी है। अब वेल्थ टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है विच इज़ इम्पोज ऑन एसेट्स। देखिए हाउस, रेंट, बिल्डिंग एट्सेट्रा, ये जैसे हमारे एसेट्स हो गए, तो इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? वेल्थ टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? इनमें से कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स है इंडिया के अंदर? ऑप्शन ए सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी वैट, ऑप्शन सी वेल टैक्स, ऑप्शन डी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वेल टैक्स। हम देखिए इसमें जी, ऑप्शन डी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या इसकी शॉर्ट फॉर्म है GST। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC इज ए 6 मेंबर कमेटी। देखिए MPC की फुल फॉर्म क्या हो गई? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 6 मेंबर होते हैं। हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ RBI। इसका हेड कौन होता है? RBI के गवर्नर। MPC इज फॉर्म्ड आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट इन द RBI एक्ट। ये कब बनी थी? RBI के अमेंडमेंट एक्ट में 1934 में, थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2016। तो जो RBI का एक्ट था 1934 का, उसमें अमेंडमेंट करके 2016 में ये बनी थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिलेटेड? ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज ए 8 मेंबर कमेटी। नहीं, ये तो कितनी मेंबर की कमेटी है? 6 मेंबर की है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, ये तो RBI के गवर्नर फाइनेंस करते हैं, उसे हेड करते हैं, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज फॉर्म्ड थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2016। अब ये देखिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड एज पर द RBI एक्ट 1935। नहीं, 1935 के एक्ट में नहीं, 1934 है वो, 1934 के एक्ट में अमेंड करा गया था 2016 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। कॉमन मनी रिफर टू नोट्स एंड कॉइन, क्रेडिट मनी इज बैंक मनी। देखिए कॉमन मनी और क्रेडिट का मतलब होता है ना, जैसे कि क्रेडिट उधार को भी कहते हैं, जैसे किसी का हम किसी के ऊपर उधार है तो हमारा क्रेडिट है, या फिर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, मतलब हमने बैंक टू बैंक किसी को ट्रांसफ़र कर दी, तो उसे हम क्रेडिट मनी भी कहते हैं। जैसे बैंक में आपको ऑप्शन आता है ना बैंक अकाउंट में कि यू हैव क्रेडिटेड सम अमाउंट्स, तो वो क्रेडिट हुआ है, एक्चुअल में आपको पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन आपका किसी बैंक से के थ्रू दूसरे बैंक में आपका अमाउंट आ चुका है, तो उसे क्रेडिट मनी कहते हैं। और जबकि कॉमन मनी जो सिंपल होती है नोट्स के फॉर्म में और कॉइन्स के फॉर्म में, जो हमारे पास डायरेक्टली आ जाती है। क्वेश्चन देखते हैं अब। कंसिडर द फॉलोइंग नोट्स, कॉइन्स एंड क्रेडिट, विच अमॉन्ग द अबव कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन मनी। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया ना अब तो ये। कॉमन मनी के अंदर कौन कौन से आते हैं? नोट्स एंड कॉइन्स। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जिसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द शेयर ऑफ ए कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट कैप्ड विद RBI। जो बैंक का जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल डिपॉजिट होता है, उसमें से कुछ शेयर जो होता है वो RBI अपने पास रखता है। मतलब जितने भी बैंक्स जो होते हैं हमारे, उनका कुछ परसेंट अमाउंट जो होता है, जो डिपॉजिट होता है उनके पास, वो किसके पास डिपॉजिट करते हैं? वो RBI के पास। कमर्शियल बैंक डज नॉट अर्न रिटर्न ऑन द मनी डिपॉजिट एज CRR। और वो जो अमाउंट, देखिए किसी बैंक के पास कुछ अमाउंट आया है,
अब उसमें से कुछ परसेंट उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है, और उस आरबीआई के पास जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसे कहते हैं हम सीआरआर, ठीक है। और जो सीआरआर आरबीआई के पास डिपॉजिट होता है उसके ऊपर उन बैंक्स को कोई भी फायदा नहीं होता, मतलब उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। सीआरआर इज ए मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द लिक्विडिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सीआरआर का आरबीआई क्या यूज़ करता है, वो यूज़ करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको मेंटेन करे रखे, उसमें लिक्विडिटी मतलब फ्लो ऑफ मनी एक बेटर वे में चलता रहे। तो आरबीआई इसलिए वो अमाउंट ऑफ मनी लेता है, लेकिन उस अमाउंट ऑफ मनी का कोई भी बेनिफिट नहीं होता किसको, जो बैंक्स होते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज कैश रिजर्व रेशो सीआरआर। देखिए इसमें फुल फॉर्म भी हमें पता चल गया सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशो। ऑप्शन पढ़ते हैं, शेयर ऑफ कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट कैप्ट विद आरबीआई, शेयर ऑफ कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट कैप्ट विद इटसेल्फ, commercial bank need to have a portion of their total deposit in the form of cash and gold, none of the above। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है, क्योंकि इसमें इसने क्या बताया है कि शेयर ऑफ द कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट कैप्ट विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट हो गया है। आगे देखते हैं, द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC हैज़ लॉन्च्ड निर्विक scheme to enhance loan availability for exporters and ease the lending process. Nirvik is a launch to boost export of the country। अब देखिए जो ECGC है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक फुल फॉर्म आपको पता चल गई, ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है निर्विक। इसमें क्या है, आप जो एक्सपोर्टर्स हैं जो बाहर के कंट्रीज़ में यहाँ से इंडिया की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उनको लोन दिया जाएगा जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन और अपना एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। उस स्कीम का नाम क्या है, निर्विक। निर्विक इज़ लॉन्च टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। अब आपको इसमें एक चीज़ करनी है कि निर्विक की फुल फॉर्म देखनी है और इसके बारे में 1-2 लाइनें इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द निर्विक स्कीम। ए स्कीम टू हेल्प हैंडलूम सेक्टर ऑफ द कंट्री। ऑप्शन बी, ए लोन स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर। ऑप्शन सी, हेल्थ स्कीम लॉन्च टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द मालनरिशन इन द कंट्री, GST रिफंड स्कीम। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए लोन स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑन August 30, 2019 फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया announced to merge 10 public sector banks into 4 big sector banks. After this merger, now the number of public sector banks come down to 12 from 27 of the 2017. एक रूल आया था हमारा 30 अगस्त 2019 को, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने क्या करा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है मतलब जो गवर्नमेंट के बैंक हैं उनको एक 4 बड़े बड़े बैंक्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कई सारे बैंक्स को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारे पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे वो अब रिड्यूस होकर 12 बैंक हो गए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, एट प्रेजेंट हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर इन इंडिया, 27, 12, 21 और 17। तो इजीली बता सकते हैं, करंटली देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। पहले कितने थे, 27। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSMEs। आपने सुना होगा ना MSMEs की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन होती है वो चेंज हुई है इन इंडियन सिंस फरवरी 2018। पहले मतलब जो इस डेफिनेशन का मतलब होता है एक क्राइटेरिया होता है कि मतलब इतनी इनकम है तो उसको हम माइक्रो कहेंगे, उसकी इनकम है उसे मीडियम कहेंगे, और इस रेंज में आती है उसे मीडियम कहेंगे। विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट। देखिए पहले MSMEs की जो डिफाइन करा जाता था वो डिफाइन करा जाता था कि हमारा जो प्लांट है या फिर हमारी ये फैक्ट्री है वो कितनी महंगी है या फिर कितनी बड़ी है, उसमें कैसी कैसी मशीनरी लगी हुई है, मतलब उसकी एक कॉस्ट निकाली जाती थी और उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर देते थे। लेकिन अब जो होगा, अब उसके बेसिस पे नहीं होगा, अब होगा कि एनुअल टर्नओवर कितना है, मतलब एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है कि एक साल में उसने कितने का प्रोडक्ट बेचा, तो उसको जिस रेंज में आएगी एनुअल टर्नओवर की उस हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। अब उसमें देखते हैं, नाउ द एनुअल टर्नओवर लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज इज लेस देन 5 करोड़।
तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होंगे उसके लिए 5 करोड़ से कम होगा, स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए 5 करोड़ टू 75 करोड़, और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 75 करोड़ टू 250 करोड़ होगा। उसमें बोथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी आ जाएगा। नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एनुअल टर्नओवर फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए स्मॉल एंटरप्राइजेज पूछा है, तो स्मॉल एंटरप्राइजेज में क्या होता था, बिटवीन 5 एंड 75, ऑप्शन बी लेस देन 5, ये तो स्मॉल के लिए होता है, मिनी उसके लिए माइक्रो के लिए होता था, बिटवीन 75 टू 250 और जस्ट 25 करोड़। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, द नबारद was established on the recommendation of Shri Shivaraman of 1917. Shri B. Shivaraman is a former member of Planning Commission. जो NABARD जो है, ये स्कीम जो है वो फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। नरसिम्हन कमेटी 1998 कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI। लीलाधर कमेटी 2008 चेयर्ड बाय RBI डिप्टी गवर्नर, और नायक कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2014। ठीक है, सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं इसे। द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नरिश्मान कमेटी 1998, ये तो करेक्ट है। शिवरामन कमेटी 1985, ये रॉन्ग हो गया है ऑप्शन, क्योंकि ये तो 1979 में थी शिवरामन कमेटी, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 रुपी नोट इन इंडिया इज साइंड बाय RBI गवर्नर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी कॉमर्स मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो रिलीज़ करी जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस आर रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। देखिए इसमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन से रिलीज़ करता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अब इसमें आपको एक चीज़ और करनी है कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक होता है मूडीज़, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग और उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज़ नॉट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इसमें से कौन सी रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज नहीं की जाती। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, क्योंकि वर्ल्ड बैंक नहीं करता है, ये कौन करता है, हमने ऊपर देखा था, ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जहाँ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 20 रुपीज़ एंड द अबव वैल्यू नोट्स आर प्रिंटेड इन करेंसी नोट प्रेस नासिक। जो 20 रुपीज़ नोट होते हैं या उससे अबव के वैल्यू के जो नोट्स होते हैं वो कहाँ प्रिंट होते हैं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, बैंक नोट प्रेस देवास और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में प्रिंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज्ड बाय। जो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है जो कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है, प्राइवेट कंपनीज के, वो कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया हैज़ द मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड विद। इंडिया की जो है मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड किस कंट्री के साथ है, ए जापान, बी जर्मनी, सी USA और डी UK। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, USA। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच इंडिया नीड्स टू स्पेंड ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू बिकम USD 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 टू 2025। तो इंडिया को कितना स्पेंड करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो $5 ट्रिलियन की बन जाए। US ट्रिलियन डॉलर, 1.2, 1.4 ट्रिलियन डॉलर, 1.6 ट्रिलियन डॉलर और 1.8 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया को लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर का स्पेंड करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी में जिससे कि वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द ईयर 2019 मार्क द गोल्डन जुबली
ऑफ विच इवेंट एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। जो 2019 का मार्क गोल्डन जुबली ऑफ विच इवेंट, इसमें से कौन सा इवेंट है जो इकोनॉमिक सर्वे ने गोल्डन जुबली बताया है? पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन, बैंक कैपिटलिज्म, बैंक नेशनलिज्म और सीपीएसई डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बैंक नेशनलाइजेशन, जो 2019 में हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू स्पेस रिसर्च, पोट्री, फिशरीज और ड्रिंकिंग वाटर। ब्लू रिवॉल्यूशन किसे की वजह से हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको एक काम और करना है। ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया, वाइट रिवॉल्यूशन हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, इनके बारे में देख लेना है कि कौन सा रिवॉल्यूशन किस रेस्पेक्ट में हुआ है। तो आपको किस तरह से लगा ये वाली वीडियो, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सोशल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो जामिया के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। सोशल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन होता है उसके क्वेश्चन देखते हैं किस लेवल के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न एंड परमवीर चक्र। तो जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है इंडिया का। अब हम देख लेते हैं कि और भी अवार्ड्स के बारे में। जो परमवीर चक्र है वो बैटलफील्ड में मिलता है, मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह को जो वॉर वगैरह में पार्ट लेते हैं उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है। अगर सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कहें तो उसे कहते हैं पद्म विभूषण, एंड थर्ड होता है पद्म भूषण, फोर्थ है पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, प्रोटेक्ट against the British system of education, promote Muslim education, none of these। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो स्टैब्लिश हुआ था वो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन की वजह से इस जामिया मिलिया को स्टैब्लिश किया गया था। इसमें जो कुछ टीचर्स वगैरह या फिर स्टाफ मेंबर जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ ब्रिटिश चीज का इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्होंने अपना एक अलग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करने की सोची थी। इसी वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना इज मेंट फॉर फाइटिंग कास्ट सिस्टम, रिमूवल ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, रिड्यूस इन पॉवर्टी एंड इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग अंबेडकर्स फिलॉसफी। तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो है वो पॉवर्टी को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। Which of the following values is considered by the bank when it is given loan against LIC policy? Face value, surrender value, insured value और all of these। तो जब LIC का जब किसी को लोन दिया जाता है तो उसकी सरेंडर वैल्यू देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 कमेंडमेंट्स वर रिवील्ड बाय द गॉड टू। ये तो जीसस क्राइस्ट को 10 कमेंडमेंट्स रिवील्ड हुई थी गॉड की तरफ से। 86, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पूल, स्पैम और जंक मेल। तो स्पैम भी कहा जाता है किसे, जंक ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन इन 2015? नीति आयोग, नियाम आयोग, नियंत्रण आयोग और प्रीति आयोग। तो नीति आयोग हमारी नई एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कमीशन 2015 के बेस पे। अगर नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछे तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल फॉर ए स्पेसिफिक जॉब इज ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल और लीडरशिप। तो ट्रेनिंग के हेल्प से हम स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए। तो इसका आंसर ट्रेनिंग है। Which of the following is the most essential financial service to the poor people to bring them in the network of financial inclusion? Insurance for life, investment plan for future, pension for older age, a bank account where he or she can save small amount। मतलब ये है कि जो पुअर पीपल हैं उनकी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट करने के लिए किस चीज़ सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, तो उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसी की वजह से हम उनके डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केरला इज लोवेस्ट अमंग मेजर इंडियन स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीजन फॉर दिस? जो केरला है उसके अंदर
जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कौन से रीज़न की वजह से हम मानते हैं कि सबसे कम है वहाँ पे? तो केरला हैज़ मेड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन फैमिली प्लानिंग, केरला हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, केरला हैज़ इन्वेस्टेड हैवीली इन प्रमोटिंग लिटरेसी एंड पब्लिक हेल्थ एंड प्लेस्ड हाई प्रायोरिटी। ट्राई रिफर्स टू, ट्राई किस चीज़ को रेफर करता है? टेरेस्ट्रियल रिमोट सेंसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई जो है ये मोबाइल फ़ोन वगैरह के जो भी जितने भी हमारे नेटवर्किंग या हमारी बैंडविड्थ जो होती है ना कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ट्राई वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो हमारे आइडिया, रिलायंस जियो वगैरह इनसे कहा था कि आप जो बैंडविड्थ जो उन्होंने इनको अलॉट कर दी गई थी उसके उन्होंने पेमेंट नहीं किया था। तो मतलब ये सारे जो एक्ट्स वगैरह इन सबको जो डील करती है वो ट्राई ही ऑर्गेनाइजेशन है। विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? तुमकुर, सिकंदराबाद, भोपाल, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो कौन सी है? बैंगलोर है। द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज? हिंदुस्तान और भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, भारतवर्ष, भारत देश और इंडिया। तो इंडिया एंड भारत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, रोड एंड रेलवेज। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो नहीं है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स। तो वैट जो है हमारा वो है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन वूल? इंडिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया एंड म्यांमार। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो लैंड ऑफ गोल्डन वूल कहलाता है। कलिंगा इज ओल्डर डेज इज नोन एज? उड़ीसा, कोहिमा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो कलिंगा एक जगह जो थी वो पहले के टाइम में वो कौन सी जगह थी? वो उड़ीसा थी। नंदा देवी पीक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ आसाम हिमालयस, कुमाऊन हिमालयस, नेपाल हिमालयस और पंजाब हिमालयस। तो कुमाऊन हिमालयस जो है वो नंदा देवी पीक जो है वो कुमाऊन हिमालयस का है। ये कहाँ पर है? ये चामोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। मेन स्ट्रीमिंग इज ए टर्म एसोसिएटेड विद कैरियर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड क्लास ग्रुपिंग्स, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो जो स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल पर्सनस के लिए जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें यूज करा जाता है मेन स्ट्रीमिंग। लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन कोस्टल आंध्रा, तेलंगाना, रायलसीमा, नन ऑफ दीज। तो कोस्टल आंध्रा का जो एरिया है वहां पर है लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल। तो ये हमने 20 क्वेश्चन देख लिए प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस के। तो इन क्वेश्चन को देखकर ये एनालाइज होता है कि जो हमारी जीके अगर हम कर लेंगे अच्छे से तो जनरल अवेयरनेस जो है वो उसी में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं और वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे या नहीं। चलिए सोशल अवेयरनेस के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये भी जामिया के एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। तो इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। एज एन अल्टरनेटिव टू पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्ट टू माउंटबेटन दैट ही postponed the granting of independence, invite Jinnah to form government, invite Nehru and Jinnah to form government together, invite army to take over him, take for some time। तो जब माउंट बेटन जो है इंडिया के पार्टीशन के लिए वापस आ रहे थे तो गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि वो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को इनवाइट करें और उन्हें कहें कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसी वजह से। और माउंट बेटन जो थे वो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इज माउंट बेटन। द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज ए मीडियम ऑफ द पोएटिक एक्सप्रेशन वॉज अमीर खुसरो, मीर गालिब, बहादुर शाह जफर और फैज। तो अमीर खुसरो थे जिन्होंने फर्स्ट उर्दू को एज अ मीडियम ऑफ पोएट यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल हैज अ कॉमन बॉर्डर विद लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। तो देखिए इसराइल जो है वो 4 कंट्रीज से घिरा हुआ है। अगर हम मान लेते हैं ये इसराइल इस तरीके से, तो इसराइल के इस साइड में जो है इजिप्ट है, इधर लेबनान है, इधर सीरिया है और यहाँ पर जॉर्डन है। और इधर अगर मानेंगे तो ये डेड सी भी है, डेड सी कहलाती है।
तो डेड सी की लोकेशन भी हमारी कहाँ पर है, इजराइल से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेंसी ऑफ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन इज डॉलर, ग्यूलेडर, मार्क और यूरो। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं, जैसे कि आगे जर्मनी है, ग्रीस है, ये जर्मनी, ग्रीस, इंग्लैंड, इटली, ये सारे कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या कर रखा है कि सारी कंट्रीज को एक ही करेंसी का रोटेशन चलाने के लिए उन्होंने यूरो को इंट्रोड्यूस किया है। तो यूरो जो है वो सारे कंट्रीज की एक करेंसी है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इन इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस करती है एवरी ईयर। Tourism industry in India is quite small compared to many other countries in the film of India's potential and size. Which of the following statement is correct in this regard? तो इंडिया का जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इतना टूरिस्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिज्म इज इनएडिक्वेट। यही इसका मेन रीज़न है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम टूरिस्ट को हैंडल कैसे करें, उनको मैनेज कैसे करें। तो यही रीज़न है कि इंडिया का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है लेकिन वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय और दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार जो थे उनको नहीं मिला था सिर्फ भारत रत्न, लता मंगेशकर को भी मिला हुआ है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी मिला हुआ है और सत्यजीत राय को भी मिला हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट नेसेसरी टू बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन द 6 मेंबर। तो जब जैसे कभी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी ना किसी हाउस का मेंबर हो, यानी कि जैसे वो लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि 6 मंथ के अंदर अंदर उसे मेंबर बनना पड़ेगा। मतलब उस टाइम उससे ज़रूरत नहीं है जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन जब जैसे उसने प्राइम मिनिस्टर के लिए ओथ ली उसके 6 मंथ के अंदर अंदर उन्हें कहीं ना कहीं के इलेक्शन कराकर अपने आप को मेंबर बनाना होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गुजरात हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, इंदिरा गांधी कैनाल इज लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, काबूदे इज ए लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया और कोवलाम इज ए लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया। तो देखिए, गुजरात हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, ये भी सही है, और इंदिरा गांधी कैनाल इज लॉन्गेस्ट कैनाल इंडिया जो कि राजस्थान में है, ये भी करेक्ट है हमारा। और खाबोड़े इज ए लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया, तो ये गलत है क्योंकि अब जो हमारे हैं पीर पंजाल रेलवे टनल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। और कोवलाम इज लॉन्गेस्ट सी बीच, नहीं, लॉन्गेस्ट सी बीच जो है वो मैराइन बीच है, कहाँ पर? चेन्नई बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो बीच है। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये वाले ऑप्शन भी, मतलब इसमें दोनों ऑप्शन ये दोनों ही रॉन्ग है, तो ये वाला क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया है। ठीक है, लेकिन हमें इससे 4 डिटेल्स पता चल गई है। लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है? पीर पंजाल। और लॉन्गेस्ट सी बीच कौन सा है? मैराइन बीच, चेन्नई बे ऑफ बंगाल पर। और लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है इंडिया? इंदिरा गांधी कैनाल। एंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट कोल रिजर्व? आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो झारखंड है हमारा स्टेट जो सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व रखता है। ठीक है, और अगर पूरे वर्ल्ड में पूछेंगे कि कौन सा कंट्री है जिसके पास हाईएस्ट कोल रिजर्व है, तो यूएसए है। यूएसए के पास पूरे वर्ल्ड में कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे एनएच ऑफ इंडिया? तो NH7 जो है हमारा है वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, और NH7 जो है पहले इसका NH44 भी था, इसका नाम NH44 भी था। ठीक है, तो NH44 कहें या NH7 कहें, ये कौन सा है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जोड़ता है। ये ऊपर श्रीनगर से लेके मतलब कन्याकुमारी तक, ऊपर हमारे कंट्री के ऊपर वाले हिस्से से लेके नीचे तक जाता है पूरा रोड। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज लोकेटेड इन? तो सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है हमारा। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन द स्टेट, मतलब पंजाब में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान,
जो फीमेल का लिटरेसी रेट सबसे कम जो है वो राजस्थान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का? टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अमंग द ग्रेजुएट, टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू गिव असिस्टेंट टू टारगेट ग्रुप ऑफ रूरल पीपल, द टारगेट ग्रुप इंक्लूड मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो देखिए ये तीनों इसके फार्मर्स को भी प्रोवाइड करा गया था और पुअर पीपल्स जो है उन्हें असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी गई थी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, लेकिन टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अमंग द ग्रेजुएट ये इसका नहीं था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। हुज ऑटोबायोग्राफी इज सब्सटीट्यूटेड एज सब्सटेंस एंड शेडो, तो दिलीप कुमार की जो ऑटोबायोग्राफी है क्या ना उसको क्या सब टाइटल दिया गया है? सब्सटेंस एंड शेडो। दिलीप कुमार को हम यूसुफ खान भी कहते थे। यूसुफ खान एक्चुअल में उनका असली नाम जो था वो यूसुफ खान था, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम दिलीप कुमार के तौर पर अपने आप को कहलवाया है। द कैपिटल ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड तेलंगाना स्टेट इज अमरावती, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर। तो अभी प्रेजेंटली जो है तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 28-29। तो कल्चरल एजुकेशन जो राइट्स है ना वो आर्टिकल 29-30 में है। तो ये हमें याद रखना है कि educational and cultural right are in the article of 29-30. Which of the following is not an organ of government? तो गवर्नमेंट के अगर ऑर्गन्स की बात करें तो वो होता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो ये तीनों उनके ऑर्गन माने जाते हैं, तो डेमोक्रेसी ऑप्शन में करेक्ट नहीं होगा। हु सर्व्ड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा को हम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर के अब एपीजे अब्दुल कलाम है। ए राइज इन सेंसेक्स मीन्स, देखिए सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। तो सेंसेक्स में सबसे पहले तो हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पता होना चाहिए, ठीक है। सेंसेक्स मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब राइज का मतलब क्या होता है? an overall rise in the price of share of group of companies registered with Bombay Stock Exchange। ठीक है, ओवरऑल राइज होता है उसमें, मतलब सिर्फ राइज नहीं होता, पूरे के पूरे मतलब हर एस्पेक्ट में राइज होता है, अगर राइज इन सेंसेक्स का मतलब हम समझें। जियाद बिन सुल्तान अल नहाया वाज द लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सुल्तान अल नहाया जो थे वो ओमान, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब, तो वो यूएई के थे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। केरला के अंदर भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और मध्य प्रदेश के अंदर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो नाइदर ए नाइदर बी। द टर्म ऑफ लोक सभा इज cannot be extended under any circumstances, can be extended by 6 months, can be extended by 1 year at the time during the प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम में जो है ना लोकसभा मेंबर का जो एक्सटेंशन कर सकते हैं हम 1 ईयर का। अब एक और चीज़ आती है कि लोकसभा का टर्म कितने ईयर का होता है? तो लोकसभा का होता है 5 ईयर्स का। तो देखिए लोकसभा का होता है 5 ईयर का, राज्यसभा का होता है 6 ईयर का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज? दादू, कबीर, रामानंदा, तुलसीदास। तो इनमें से कौन है जो हिंदी को प्रोपगेशन जिन्होंने किया? तो उनका नाम था रामानंदा। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो फॉर द लिस्ट। चलिए जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जनरल अवेयरनेस की एक और वीडियो के साथ और 20 क्वेश्चन करते हैं, ये भी लास्ट ईयर के पेपर में से ही हैं। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। लिस्ट 1 नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए इससे हमें 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी याद हो जाएगा। तो बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? वो है गोवा के अंदर, ठीक है। कंकीघाट नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में है। ऑरेंज सेंचुरी है हमारी आसाम में, और उशकोथी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी है कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, आप इसको मैच कर लेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? सर्विस टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो देख लेते हैं सर्विस टैक्स कौन सा है। सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनडायरेक्ट टैक्स है और लेती कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया? तो श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाती है हमारी चेन्नई, नागापट्टनम और मछलीपट्टनम और नीलौर। तो नीलौर को हम कहते हैं श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज, अच्छा इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है, मतलब बहुत सारे इंडिया में स्टेट्स हैं और उन सबको यूनाइट करके उनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट हमने प्रोड्यूस कर ली, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, पूरे हम कंट्री को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो छत्तीसगढ़ से भी मिलता है, राजस्थान से भी एंड झारखंड से भी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 एंड 4। उत्तर प्रदेश का एक्चुअली में बॉर्डर जो है इधर से उत्तराखंड से भी मिलता है और इधर से हरियाणा से मिलता है और फिर ये इधर राजस्थान से मिलता है। इधर मानेंगे तो हम ये बिहार आ जाएगा और फिर यहाँ पर झारखंड और ये छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पंजाब से कहीं नहीं मिलता, तो ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ये है यूपी। The Constitution of India has provided for single citizenship, double citizenship, multiple citizenship, none of these. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। Among the following city, which one is nearest to Tropic of Cancer? तो सबसे नियरेस्ट जो सिटी है वो कोलकाता है, किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। Which one of the following is the leading producer of coffee in India? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो कर्नाटका जो है वो इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है, कितना? 71% कंट्रीब्यूट करता है। कर्नाटका के बाद आता है केरला जो 21% कंट्रीब्यूट करता है, फिर आता है तमिलनाडु जो 5% कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए तीनों स्टेट कितना कर गए हैं? 70, 80, 90, 91, 92, 97। तो 97% इंडिया की इन तीन स्टेट से होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन सा स्टेट कवर करता है? वो है मिजोरम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज, कर्नाटका इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हम सोशल अवेयरनेस के और 20 क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Indian social reality is religious, multicultural, homogeneous and ideological. तो इंडियन सोशल रियलिटी जो है ना वो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। द कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोशल ऑर्डर इज, मतलब इंडिया का जो सोशल ऑर्डर का प्रिंसिपल्स किस पे है? मतलब हमारा टॉलरेंस एंड कंसेनेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेनेंस, डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये डाइवर्सिटी तो है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये तो नहीं हो सकता सोशल हमारा प्रिंसिपल। कॉन्फ्लिक्ट इसमें भी आ गया है, तो टॉलरेंस एंड कंसेनेंस, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन। सेकंड, ग्रुप डिमांडिंग रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ preservation of religious identity, discrimination, preservation of caste identity, preservation of linguistic identity। तो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम की वजह से वो रिजर्वेशन जो दिया जाता है, वो जो बहुत सालों से डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है जिन कम्युनिटीज़ के साथ, उनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ग्रुप डिमांडिंग रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, to help the developing countries, protect the US internet, check the spread of communism। तो यूनाइटेड नेशन जब स्टार्ट हुआ था, प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ये वर्ल्ड वॉर के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था, किसके लिए? जिससे कि इंटरनेशनल पीस बना रहे डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। हु इज कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और बी आर अम्बेडकर। तो इस हम सब जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर ही हमारे जो क्या माने आर्किटेक्ट माने जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और बी आर अम्बेडकर जो है ना किसके चेयरमैन भी थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, किसको? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे। कंसिडर द फॉलोइंग, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्पावरमेंट एंड राइट टू फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट?
तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फूड, तीनों के तीनों ही हमारे ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फूड, तो 1 एंड इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन इंडिया ए माइनॉरिटी इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली, आइदर लैंग्वेज और कास्ट, आइदर रिलीजन और लैंग्वेज, आइदर रिलीजन और रेस। तो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी जो है या तो रिलीजन के या फिर लैंग्वेज, किसी के भी बेसिस पर मानी जा सकती है इंडिया में। Which of the following is not an agency of socialization? The family, school, mass media and hospital. तो फैमिली, स्कूल एंड मास मीडिया, ये तीनों की तीनों जो हैं सोशलाइजेशन एजेंसी हैं सोशलाइजेशन की, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हॉस्पिटल। जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टेब्लिश्ड टू protect the interest of the Muslim, protect against the British system of education, promote the Muslim education, all of the above। तो ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में दूसरा पेपर सॉल्व करा था, उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन ही आया था। तो अगर आपको वीडियो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ एज enunciated in 11th 5-year plan does not include one of the following: reduction of poverty, strengthening capital market, extension of employment opportunity, reduction of gender inequality। तो इसका आंसर है जेंडर इक्वलिटीज को रिड्यूस करने के लिए 11th 5-year प्लान हमारा ये इसको इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि जो 5th year प्लान था वो पॉवर्टी, मार्केट कैपिटल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तीनों को इंक्लूड करता था। ठीक है। The aim of basic education as per the dream of Gandhiji is to first create cashless society, create Sarvodaya society, create society respecting all religion, create a society where rich and poor can live together। तो देखिए क्रिएट ए कैशलेस सोसाइटी ये इनका ड्रीम नहीं था, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इसमें भी है उसमें भी है, सिर्फ थर्ड सेकंड में नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना इज मेंट फॉर fighting caste system, removal of manual scavenging, reduction in poverty and increasing employment, promoting Ambedkar's philosophy। तो देखिए ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हुआ है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो है पॉवर्टी को और एम्प्लॉयमेंट के लिए करी गई थी, जो लोअर क्लास के लोग हैं, मतलब ठीक है, उनका एम्पावरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की बात इज मीन फॉर प्रमोटिंग आइडियोलॉजी, कनेक्शन विद मासेस, मेकिंग इलेक्शन प्रोपेगेंडा, क्रिटिसाइजिंग द अपोजिशन। तो मन की बात जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक रेडियो पर शो आता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो वो किस लिए चलाया गया है? कनेक्टिंग विद मासेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उन तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। ठीक है। निर्भया फंड इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर मीटिंग द लीगल एक्सपेंसेस ऑफ द रेप विक्टिम, प्रमोटिंग डिग्निटी ऑफ ensuring सेफ्टी ऑफ वुमेन, एम्पावरिंग वुमेन, रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी। तो निर्भया जो फंड था वो वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए हमने यूज़ किया है, जो निर्भया नाम से हमें फंड हमने बनाया है। हु इज़ द नेशनल सैनिटेशन ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया? स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, विद्या बालन एंड नजीब जंग। तो विद्या बालन को हमने सैनिटेशन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया का। सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड IPC इज अबाउट लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, चाइल्ड लेबर, स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, सेडिशन। तो देखिए स्पेशल स्टेटस के लिए तो 370 था या फिर 34A, लेकिन 377 जो है वो लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर के लिए। ये कुछ टाइम पहले ये मुद्दा भी उठा था हमारा। What type of justice exists if employees are being open, honest and trustful in their communication at work? तो किस तरह का हमें एग्जिस्ट होता है ये बताना हमें, तो इसको कहते हैं हम इंटरेक्शनल। ठीक है, इसको याद कर लेते हैं, इंटरेक्शनल कहते हैं हम इस चीज़ को। नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय, तो नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और अगर यहीं पर हमें पूछता नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया है, तो किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन ये नेशनल एंथम पूछा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो देखिए नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई भी नहीं है, ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना हिंदुस्तानी है, बल्कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम मानते हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज किसी को भी नहीं मानते। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Malala Yousafzai is in news because she is
wanted to settle down to US, fought for girls education, fight for gender equality, fight for restoring democracy in Pakistan। तो मलाला यूसुफजई जो हैं वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, इस वजह से वो न्यूज़ में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं जनरल अवेयरनेस के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे